तो बेटा क्लास 10th हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखना, इससे आपको आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में भी एमसीक्यूज को डील करना है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग भी अपने साथ में नोटबुक रख के इसको साथ में इसके आंसर से अपना लिखो और फिर चेक करो, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो अगर मैग्नीशियम रिबन वाला अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि मेन ऑब्जर्वेशन इसमें क्या क्या है, तो वो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। पहली तो यहाँ पर ये बता रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न करा है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से हो रहा है, व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, वेपराइज हो जाता है, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आपको पता नहीं मेन ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरे प्रोसेस की, तो आपको अच्छे से पता है कि जो मेन ऑब्जर्वेशन है हमारे इसकी वो है, पहली बात तो ये तो है ही कि मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न करता है डेजलिंग फ्लेम के साथ में, ये तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, यानी कि इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड वाला, यानी कि आंसर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक मेटल एम है जो डिस्प्लेस कर देता है आयरन को उसके एक्वा सॉल्यूशन से ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब ध्यान रखना कि कोई मेटल एम है वो आयरन को तो डिस्प्लेस कर देता है पर एल्यूमिनियम को नहीं कर पाता डिस्प्लेस। तो कह रहे हैं कि जो एम है वो है कौन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम एम की रिएक्टिविटी देखें तो एल्यूमिनियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है और वो खुद आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप वैसे तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तो आपको पता चल जाएगा ये एम कौन है। ये जो एम है ये हमारा है, यहाँ पर सोचो इसमें ये क्या हो सकता है, क्योंकि आप ध्यान रखना ये वाला क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है पर आपका जो आयरन है उससे कम रिएक्टिव है। तो ये हमारा कौन है, ये जिंक होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट, एक कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन क्रिस्टल ऑफ देखो ये कॉमन फीचर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम और फेरस सल्फेट में इन सब में कॉमन फीचर क्या है। तो हम लोगों को ये खैर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हम लोगों को सबको पता है कि इनके पास फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। आपको पता है ये सबको कहीं ना कहीं फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अगला फोर्थ वाला आपको दे रखा है, इसमें कह रहे हैं कि जो मेटल एक्स है उसको जब ट्रीटमेंट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो वो लिबरेट करता है गैस जी, ठीक है। और इट ऑल्सो लिबरेट गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से आपको समझना है ये जो एक्स है ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, ये एक बेस होता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो। फिर आपको कह रहे हैं कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ भी रिएक्ट करके सेम गैस बना रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो एक्स है हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये एक्स और जी क्या है, ठीक है। ये बेस और एसिड दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ये वाला आपका एसिड है ना डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड भी है। तो ध्यान से देखो ये कहीं ना कहीं एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है और इसमें से आप देख लो एम्फोटेरिक है कौन। आपको पता है कॉपर तो एम्फोटेरिक नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियसली बात है गलत ही है। तो अब हमारा सही ऑप्शन क्या है, देखो आपको पता है कॉपर तो नहीं है और जिंक पता है आपको एक एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ठीक है। पर आपको पता है कि अगर यहाँ आंसर हमारा जिंक है तो ये क्या लिबरेट करता है बेटा, पता है ना तुम्हें, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक कॉमन सेंस लगानी है इसमें। अगला देखो फिफ्थ वाला में कह रहे हैं ABCD जो है ना आपको दे रखे बैलेंस इक्वेशन ये दे रखी है। तो ये बैलेंस इक्वेशन वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप कमेंट डाउन करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगला देखो सिक्स वाले में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो होता है तो एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाता है, तो ये आपको बता रखा है, ठीक है। अब ध्यान से आप एक बार ऑप्शन को रीड करो, ऑप्शन पढ़ो, तो ऑप्शन पढ़ के आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, या फिर बाकी सारी चीज़ें ले रखा है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाली चीज़ पढ़ी है, एनोड, कैथोड और ये सब चीज़ें जो बोला हुआ है, आपको पता है ये पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रिफाइनिंग कॉपर के लिए हमें इम्प्योर कॉपर की जरूरत पड़ती है ना। कैथोड मतलब आपको पता है ना कैथोड एनोड पे लेते हैं हम, एक प्योर भी लेना पड़ता है, एक हमें इम्प्योर भी चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या है आपका ए। तो बेटा देखो सेवंथ वाले में कह रहे हैं हमें कार्बन का स्केलेटन बनाना है, 4 कार्बन एटम दे रखे हैं, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन बताने तुम्हें, ठीक है। हमें 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स बताने हैं। एक चीज़ तुम्हें सब में कॉमन दिखेगी, देखो एक चीज़ कॉमन क्या है वो है ब्यूटेन, वो आपको सब में कॉमन दिखेगा, ब्यूटेन तो है। पर आपको एक ऐसा अरेंजमेंट इसमें से आपको देखना है जो डिफरेंट हो, जो डिफरेंट आपका बनेगा। आपको नेमिंग भी बताइए वैसे तो अच्छे से, तो ध्यान रखना एक बेस्ट इसमें से जो डिफरेंट वाले बोल रहे हैं ना, वैसे तो ध्यान से देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में ही है। आपको सब में ब्यूटेन तो दिखेगा, साथ में आपको बाकी दूसरा वाला स्ट्रक्चर में भी थोड़े थोड़े डिफरेंस दिखेंगे, पर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है वो कह रहे हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ढूंढो आप इसमें से। तो आप ध्यान रखना एक तो ब्यूटेन है और एक हमारा ये जो है ना स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। चलो अगले पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा वाले दे रखे हैं, सिलेक्ट करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी स्टेप्स। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें, ठीक है। आप लोग सोचो और ये वाला भी मुझे आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। 9 वाले में कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट न्यूरल एक्शन कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स। कौन सा इनमें से न्यूरल एक्शन जो है कंट्रोल नहीं करता, जो हमने एक्स लेबल कर रखा है वो कंट्रोल नहीं करता इसको। देखो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप ध्यान समझना, आपको ऐसी ही लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी मिलेगी, वरना इसमें कुछ मुश्किल नहीं बन पाता, तुम्हारे सामने की बात है, कुछ मुश्किल नहीं बन सकता। यहाँ पर पहले ध्यान से देखो एक्स, आप एक्स पहचान लोगे आप सारा काम समझ जाओगे। एक्स जो है आपको वैसे पता चल गया होगा एक्स क्या है हमारा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा,
आपको पता है ये जो एक्स है वो कौन है, वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। और आपको पता है जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, वो क्या क्या एक्शंस को कंट्रोल करता है, वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कैसे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है? जैसे सलाइवेशन होता है, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर। आपको पता है जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना, वो सलाइवेशन, ये तो खैर हंगर नहीं, सलाइवेशन, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। तो उसने हमसे पूछा है कौन सा नहीं करता, मतलब जो एक्स है वो किसको कंट्रोल नहीं करता? भाई किसको कंट्रोल नहीं कर रहा? हंगर को नहीं कर रहा ना। आपको पता है ना हंगर कौन कंट्रोल करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। देखो यानी कि इसका आंसर है बी। अगला देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा एंड प्लेनेरिया रिस्पेक्टिवली आर। देखो स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यार ये तो बहुत आसान चीज़ है। फिर भी चलो बता देते हैं। आपको पता है, हमें सीधा इसका आंसर मार्क ही करते हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ जाने की जरूरत नहीं। स्पायरोगैरा पता है तुम्हें? स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया है ना। प्लेनेरिया तो तुम्हें पता है रीजनरेशन करता है, रीजनरेशन वाले हो गए ये दो। अब स्पायरोगैरा वाला बोल रहा है, स्पायरोगैरा वाला जो आप खुद सोच के बता सकते हो स्पायरोगैरा के अंदर क्या होता है, कौन सा वाला आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड्स एंड बिल्डिंग ऑफ लीव्स रिस्पेक्टिवली आर। ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। सेल डिवीजन, बहुत ध्यान समझना, सेल डिवीजन होता है और बिल्डिंग ऑफ लीव्स। आपको पता है ये स्ट्रेस हार्मोन का कहीं ना कहीं ये आपको कनेक्टेड चीज़ है। जब बिल्डिंग ऑफ लीव्स तभी होती है जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और हमें पता है कि हम मतलब प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो एब्सिक एसिड होता है। चलो भाई, एब्सिक एसिड वाले आप देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन हो गए। इसके बाद सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनेस करता है, यानी कि ये आंसर सही है। आपको पता है ऑक्सीजन तो करता ही नहीं है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो बी जो है वो करेक्ट है। बहुत आसान है। देखो कुछ चीज़ें आसान है, कुछ में थोड़ा सा घुमा दिया आपको। अगले वाला देखो, अगले वाले में कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन है, द स्टेप्स आर ब्रेक, मतलब बता रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। बोथ प्रोसेसेस रिस्पेक्टिवली अकर इन, कहाँ पर ये दोनों के दोनों प्रोसेस होते हैं ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप वैसे तो खैर दिमाग लगा ही रहे हो, ये कहाँ पर होते हैं आपको पता है। पहली बात तो ये जो हमें पहला वाली चीज़ बोली है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और कन्वर्जन जो है आगे वो किस में होता है? किस में होता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? इसका डी पार्ट बिल्कुल सही है हमारा। अगला, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट, डेंटिस्ट होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन सच मैनर दैट टीथ आर पोजीशनड। वो इस तरीके से, वो मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो मतलब वो मिरर को पकड़े होते हैं, क्योंकि उनको आपको पता है लार्ज इमेज चाहिए उनको टीथ की, ताकि वो जो भी है उसे देख सके उसको। तो इसके लिए कह रहे हैं कि आपको अगर लार्ज इमेज चाहिए तो आप किस तरीके से पोजीशन करोगे उस मिरर को, ठीक है। अब लार्ज इमेज चाहिए, अगर आपको पोजीशन करना है तो आप ध्यान रखना आपको कहाँ पर रखना पड़ेगा। इसको आपको रखना पड़ेगा बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर के बीच में, ठीक है। अगला 14, इसमें कह रहे हैं पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन। आप पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आई बॉल हैज इलोंगेशन इन, मतलब देखो अब ये कह रहे हैं कि पॉसिबल वे जिससे आप इस चीज़ को रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर विजन रिस्टोर कर सकते हो कुछ लोगों में जिनकी आई बॉल जो है वो इलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है। अब ये देखो ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि ये किससे हो सकता है। ये हमारा कॉन्केव लेंस से ही तो होगा, पता है ना तुम्हें, कॉन्केव लेंस से ही तो होगा। 15 वाला देखो, 15 वाले में कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम जो है उसका क्या आएगा? नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। नेचुरल तो पता ही है आपको और मैन मेड भी आपको पता है, तो आप सोच के बताओ इनमें से कौन सा नेचुरल कौन सा मैन मेड है। तो पहली बात तो खैर आपको बहुत अच्छे से ही पता है, लेक तो मैन हमारा नेचुरल ही होता है। हाँ आप क्या हो गए, फॉरेस्ट भी तो है, बिल्कुल सही बात है, बट मैन मेड भी तो बताना दूसरा, तो मैन मेड क्या हो गया दूसरा? गार्डन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला देखो 17th, इसमें कह रहे हैं ये हमारा असर्शन रीजन है, और ये भी बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपको देखो कंसेप्ट बढ़िया है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो टर्न करता वो ग्रे टर्न हो जाता है इन सनलाइट। रीजन दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। अब आपको सोचना है कि क्या हमारा मतलब वही ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये वाली चीज़ है। तो आप ध्यान से पढ़ो, असर्शन क्या ठीक है कि नहीं है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में, बिल्कुल सही बात है, सही तो है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस बाय सनलाइट, ये भी सही है। अब ये सोचो कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा एक ही, तो आप सोच के बता सकते हो कि बिल्कुल सही बात है, क्या हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही तो है एक ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगला, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये असर्शन है और रीजन दे रखा है प्लेसेंटा इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल, यूटेराइन वॉल, ठीक है। अब आप सोचो कि क्या असर्शन ट्रू है कि नहीं है, या रीजन ट्रू है कि नहीं है। आप देखो एक बार सोच के देखो, तो आप बोलोगे पहली बात तो असर्शन वालों बताओ असर्शन ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या रीजन भी ट्रू है? बिल्कुल है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एक ही, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। अगला, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। तो जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो थोड़ा सिमिलर होती है बार मैग्नेट से, ऐसे तो मैंने आपको पढ़ाया भी, आपको याद भी होगा। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो ये कह रहे हैं जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वो इंडिपेंडेंट होती है शेप ऑफ द कंडक्टर, मतलब उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शेप कैसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच के बताओ कि क्या हमारा असर्शन ट्रू है कि नहीं है। पहली बात तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। और रीजन ट्रू है कि नहीं है, आप ये सोच के बताओ कि आपको रीजन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। रीजन तो बिल्कुल गलत है, रीजन ठीक थोड़ी है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ होती नहीं चीज़। अब ध्यान समझना कि असर्शन तो सही है, रीजन ठीक नहीं है। तो देखो ये वाला कौन सा हुआ हमारा, सी बना ना, तो ये हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। तो ये बता रहे सारे ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है।
यूजिंग द रेडिएंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन। और रीजन बता रखा है कि ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस कर सकते हैं फूड को फोटोसिंथेसिस से, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि असर्शन सही है कि नहीं है। पहली बात तो असर्शन क्या सही लग रहा है आपको? असर्शन सही नहीं है। क्या रीजन सही है? बिल्कुल, रीजन तो कुछ हद तक हमें ठीक लग रहा है, पर असर्शन तो ठीक नहीं है, रीजन तो ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सा वाला है? असर्शन गलत हो गया बेटा, रीजन सही है, यानी कि हमारा डी हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लो, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगला देखो, इसमें कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा? मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब तो केमिकल रिएक्शन है ही, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस इज पास थ्रू दी गार्ड ट्यूब, मतलब गैस को अपने पास करा है इससे, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आप क्या क्या होगा आपका। तो आप देखो, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है। वैसे तो आप समझदार हो, आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड आएगा, ठीक है। उसको यूज़ करा जाता है ड्राइंग ट्यूब के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं ड्राइंग ट्यूब के लिए। इसको ड्राइंग ट्यूब के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, याद रखना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, जिससे ड्राई HCl गैस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग तो पता ही आपको क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। अगला चलो, प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय ऑफ विच अ सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट ऑफ वायर इज कॉल्ड। क्या ये तो बहुत बेटा आसान चीज़ है, मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करने वाली भी कोई बात है, डक्टिलिटी होता है ये। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ कार्बन हाइड्रोकार्बन हैविंग वन कार्बन बॉन्ड एंड वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होता है एक, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, इनमें से किसके में होता है। तो आपको बताना है, देख बताओ, सोच के बताओ इसमें से क्या हो सकता है। पहली बात तो बेंजीन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन भी नहीं होगा, ब्यूटाइन भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर बनाना आता है तो दिमाग लगाओ, तुम बता सकते हो। आपको पता, आइन से ही पता चल रहा है ना, प्रोपाइन थर्ड ट्रिपल बॉन्ड तो होगा इसमें, और ऑब्वियसली बात है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगला, एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन इज। अब ये बताना आपको, देखो एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ठीक है, जो सॉइल से लेता है प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा होता है? देखो खैर आपने बचपन में भी वैसे ये चीज़ पढ़ी हुई है, नाइट्रोजन बहुत काम की चीज़ होती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो नाइट्रोजन आएगा यहाँ पर। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द अबाउट लिम्फ, ठीक है, लिम्फ से रिलेटेड कुछ हमें ट्रू स्टेटमेंट देखनी कौन सी है। ये सारी स्टेटमेंट दे रखी है, आप एक बार रीड मान लो, आप ही रीड कर लो, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर। पहली बात तो खैर मैं आपको सीधा आंसर ही बताती हूँ, आप एक बार पढ़ लो। तो यहाँ पर जो है लिम्फ के बारे में बता रखा है, वेसल कैरी लिम्फ थ्रू दी ओपन, ये वाली गलत है। देखो सेकंड वाली सही है, बिल्कुल सही बात है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, बिल्कुल सही है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ये गड़बड़ है। यानी कि बी और डी आपकी जो है ना, ये दोनों स्टेटमेंट लिम्फ से रिलेटेड बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, प्लांट लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अब प्लांट और बनाना जो है, ये कौन सी कैपेसिटी जो है ना वो उसको लॉस्ट कर देते हैं। कौन सी कैपेसिटी होती है इनके अंदर जो वो लॉस्ट हो जाती है? तो बताओ जल्दी बताओ, कौन सी कैपेसिटी होती है? क्या नहीं कर सकते ये? इनके सीड्स वाली जो कैपेसिटी होती है ना, वही तो लॉस हो जाती है। तभी तो, हाँ, तभी तो हम लोग इनको यूज़ करते हैं, मतलब वैसे ही बनाते हैं ना, आपको पता है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली चीज़। तो इन बायसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन। बायसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट किस में प्रेजेंट होता है? पता है बेटा, ये तो ना भी सोचो तब भी पता है, एंथर में ही होता है। अगला, प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ना। प्योर टॉल पी प्लांट है, उसको प्योर ड्राफ्ट प्लांट से हमने क्रॉस करा है उसको, ठीक है। और हमें टॉल प्लांट मिले हैं F1 में, और F2 में पी प्लांट जो है वो आपसे पूछना है कि क्या क्या परसेंटेज होगी इसमें, ठीक है। वैसे तो खैर आप, मुझे लगता है इतने समझदार हो, आपको पता है, ये आप कर भी चुके हो, ये वाला क्रॉस आपको पता है। पहले F1 में तो 100% आएगा, वो सब में दे रखा ऑप्शन में। सेकंड वाले में क्या आएगा? सेकंड वाले में आप ध्यान रखना, आपकी वैसे अगर रेशो देखोगे, फिनोटिपिक रेशो 3:1 कुछ आती है ना, तो ये आ जाएगा आपका 100% और 75%, ठीक है। अगला, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 का मैग्निफिकेशन ऑन स्क्रीन ऑफ अ लेंस, और फोकल लेंथ हमें इतनी दे रखी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए इसके लिए? m दे रखा है -1, ठीक है। m-1 का मतलब होता है सेम साइज। पहली बात तो खैर आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और रियल इमेज, माइनस का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड के साथ क्या हमेशा रहता है? रियल ही होता है, पता है तुम्हें। अब आप मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पर f जो है, वैसे तो खैर f हमें दे रखा है ना, फोकल लेंथ f दे रखा है आपको 20, u बोल रहे हैं कितना होगा बताओ, u सोच के बोल रहे हैं कि बताओ कितना होगा। देखो आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। वैसे तो खैर तुम लोग यार समझदार हो, सॉल्व कर सकते हो इसको सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ मुझे सॉल्व कैसे। वैसे तो मेरे हिसाब से आपने ऐसा क्वेश्चन करा भी हुआ है, ठीक है। सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। अगला देखो, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिक्वेंटली इन दी पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस लेटरली द डिवाइस एक्सिस, तो ये एक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि एक्स क्या होगा आपका, ठीक है। तो डिवाइस जो एक्स है वो क्या होगा आपका, आपको वैसे तो बहुत अच्छे से पता है, ये इमर्जेंट बीम ये सब चीज़ें जो है ना मोस्टली आपने बनाई भी हैं, तो ये क्या होगा, ग्लास स्लैब ही तो होगा, ग्लास स्लैब में ही तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। अगला, अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut lengthwise into 3 identical parts. These parts are then connected in parallel. Then equivalence resistance कितना होगा इसमें, देखो एक पीस ऑफ वायर था, ऐसे पीस ऑफ वायर था, उसका रेजिस्टेंस R था, ठीक है, उसको हमने कट कर दिया है 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में, यानी कट कर दिया ये R/3 और R/3 हो गया। इसके बाद कह रहे हैं इनको सबको कनेक्ट कर दिया आपने पैरेलल में, यानी 1/R/3 होगा, यानी कि 3/R और 3/R, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, R ऐसे R डैश इज इक्वल टू R/9 इस तरीके से, ठीक है। अब रेशो कह रहे हैं ना R/R डैश, तो R/R डैश इज इक्वल टू रेशो, बताओ सॉल्व तो कर ही दिया, खैर रेशो बताओ क्या आएगी रेशो, देखो ना ये 1/9 है, देखो ये इसके नीचे आएगा ना, यहाँ पर 1/9 तो इधर जाएगा ना, 9/1 आएगा ना, तो ये 9 आएगा एक तरीके से, 9:1 या 9 लिख दो, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 9, थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ अब। अगला इसमें देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उस पर आपको कह रहे हैं इतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 11 वॉट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लो विद द पावर ऑफ सप्लाई ऑफ दिस, मतलब आपको रेजिस्टेंस ऑफ उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप वैसे तो खैर R इज इक्वल टू V² फॉर्मूले से, अब V² से भी निकाल सकते हैं हम लोग, देखो R ना, तो R इज इक्वल टू V² एंड 220 इंटू 220, और हमें ये पावर तो दे रखी 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटू कर दिया मेरे को, इसको बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई ये करके देखते हैं कितना आता है, देखो ये हमारा 220 इंटू में 220 है ना, तो ये आ जाएगा 48400/11, बस इसे 11 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 4400, यानी कि ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस यहाँ कैलकुलेशन बस है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं यहाँ पर। इसमें कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वोल्ट 6 watt that can work safely with desired brightness when connected in series with a 240 volt mean supply। तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब कितने आप यूज़ करोगे इसके अंदर, तो मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब आपको सोचना है। आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर वो बता रखा है, आपको 240 वोल्ट बता रखा है और 4 वोल्ट का भी बता रखा है इसमें, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स, मतलब कितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब आपको करना है जिनकी जो कि 4 वोल्ट के होंगे, ठीक है, जो कि सेफली वर्क करेंगे विद डिजायर्ड ब्राइटनेस के साथ में, जब आपने कनेक्ट करा सीरीज में, यानी कि हमें सीरीज में ही उनको कनेक्ट करना है। मेन सप्लाई इतनी है, हर एक बल्ब को आपको इतनी वोल्ट देनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ना, देखो 60 आ जाएगा ना, यानी कि हर एक बल्ब जो है ना आपको, जो सीरीज में आपको कनेक्ट करना है, उसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो कितनी होगी, 60 होगी बस। अगला देखो, इन द फूड चेन गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी के टर्म्स में आपको सबसे एफिशिएंट फूड चेन बतानी है, इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे एफिशिएंट फूड चेन बतानी है तो आप ध्यान रखना, एफिशिएंट फूड चेन तभी होगी जब वो जितनी शॉर्ट होगी उतनी ही वो एफिशिएंट होगी, ठीक है। अब जितनी शॉर्ट होगी उतनी एफिशिएंट होगी, तो अब आप देख लो कि इनमें से कौन सी वाली है, आपके पास ऑप्शन है, देखो सब बड़ी बड़ी फूड चेन दे रखी है ना, देखो ये इतना बड़ा है, सबसे एफिशिएंट कौन सी होगी, प्लांट मैन वाली, जितनी शॉर्ट होगी ना आप बस याद रखना उतनी ही वो फूड चेन एफिशिएंट रहेगी बस। अगला देखो 16 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट बायो मैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल इन अ फूड चेन, कौन सा इनमें से बायो मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, अमंग दी फूड चेन, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप वैसे खैर आप आराम से बता सकते हो, इसमें बहुत बहुत आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर जो है ना DDT जो होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड होता है, ठीक है, जो कि बायो मैग्नीफाइड जो है या बायो मैग्नीफिकेशन में अंडरगो करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा DDT। चलो अब असर्सन रीजन भी देख लेते हैं। इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी इजीली, असर्सन में कह रहे हैं कि लार्ज एनिमल में ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग पार्ट्स जो है एनिमल की बॉडी में आसानी से पहुंच जाता है, ये आपको असर्सन दे रखा है। अब देखो इसका रीजन क्या बोल रखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू कैरी इट टू बॉडी टिश्यू, तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, बॉडी टिश्यू तक लेकर जाते हैं ऑक्सीजन को। तो अब आपको बताना है कि क्या ये असर्सन ट्रू है कि नहीं है। पहली बात तो आप बताओ असर्सन ट्रू है, नहीं, असर्सन गलत है। रीजन क्या सही है, आपको रीजन देखना, क्या रीजन सही है, बिल्कुल रीजन ट्रू है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन आपको पता होगा वो नेसेसरी होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आप बताओ कि अब इसमें से कौन सा है, देखो हमारा असर्सन तो गलत है पर रीजन ट्रू है, तो आप ध्यान से देखो डी में ये बोल रखा है ना, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, असर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग,
रीज़न दे रखा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो इजीली सॉल्युबल होता है वाटर में। तो अब बताओ असर्शन सही है कि नहीं है? गलत है भाई असर्शन, गलत है ना? ठीक है, एसिड को वाटर में स्लोली डाला जाता है, आपको पता है। और रीज़न जो है, रीज़न बताओ रीज़न सही है कि नहीं है? रीज़न तो बिल्कुल सही है ना? अब यहाँ पर देखो हमारा जो असर्शन है वो गलत है, ठीक है, पर रीज़न जो है वो सही है, वही सेम हो गया ना बेटा ऊपर वाला ही, यानी कि डी आंसर है इसका। रेप्टाइल्स में टेम्परेचर पे एट विच फर्टिलाइजेशन एग को रखा जाता है वही डिसाइड करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ये हमें असर्शन बता रखा है, और रीज़न में बता रहे हैं कि जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता कुछ एनिमल्स के अंदर। वैसे तो बहुत आसान है ये, आपको पता है, पहली वाली बात भी ट्रू है और दूसरी वाली बात भी ट्रू ही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आई लेंस बिकम थिन, और रीज़न बोल रखा है कि जो सिलेरी मसल्स होती है कंट्रोल करती है पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि असर्शन सही है? गलत। असर्शन कहाँ ठीक है? गलत ही है। क्या रीज़न सही है? बिल्कुल रीज़न ट्रू है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। चलो अगले पे चलो। देखो जितने भी बैलेंसिंग वाले आएंगे ना, मैं आपसे ही बोलती हूँ, आपको रिकमेंड करती हूँ आप खुद करो। आपको इतनी तो आता ही है अच्छे से कि ये बैलेंसिंग वाली चीज़ें आप अपने आप कर सकते हो, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही। या आप आराम से खुद अच्छा ना रिएक्शन लिख के खुद सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वाला भी आप जल्दी से कमेंट में लिखो, और लिखना है आप लोगों को, ध्यान रखना लिखना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग कर रहे हो चीज़ों को। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। इनमें से कौन फैमिली ऑफ सॉल्ट को डिनोट कर रहा है? ध्यान रखना, फैमिली ऑफ सॉल्ट को डिनोट कर रहा है। पहली बात तो आपको देखो कुछ सिमिलर दिखना समय, सिमिलर तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो बाकी सबसे बेस्ट जो आप ऑप्शन आप यहाँ पर बोल सकते हो, एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो हमारा है K2SO4। आपका यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट को। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड और इज, जो कॉमन जो मेथड यूज़ करा जाता है तो आपको पता ही है ये कॉमन मेथड क्या है? रिडक्शन टू कार्बन सबसे कॉमन मेथड होता है। अगले वाले पे चलो, अगले वाले में कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कुछ हाइड्रोकार्बन के दे रखे हैं, इनमें से 2 स्ट्रक्चर बताने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहली बात तो जो रिलेटेड नहीं है उनको काट दो अलग, ये गलत है, ये गलत है। ध्यान से देखो, कार्बन की वेरिएशन भी तो है, यहाँ पर क्लोरीन है। डबल बॉन्ड देख के आप जरूर सोच रहे होगे कि बिल्कुल एक जैसे हैं, बट आप ध्यान से देखो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर नॉर्मल आपके हाइड्रोजन ही हैं। ये दोनों तो कनेक्टेड है नहीं, यानी कि सेकंड और थर्ड ही कनेक्टेड है ना, ध्यान से। और वैसे खैर आपको यकीन थोड़ा सा अगर आपको दिनाने में टाइम लगे तो आप कार्बन भी काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा सेकंड और थर्ड जो है वो रिलेटेड है, यानी कि सेकंड और थर्ड मतलब सी ऑप्शन हमारा। फिफ्थ वाले में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के बारे में। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? एडिशन रिएक्शन है, ये तो सही है। निकेल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज़ होता है, ये भी सही है। और तीसरा बेटा फोर्थ वाला गलत है, कोई एसिड कैटलिस्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, तो ध्यान रखना ये गलत है, मतलब उसी पर टिक मारना है। अगला वाला, इसमें मैच द कॉलम है आपको, वैसे तो बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है इन चीज़ों को। पहले वाला है, पहले वाले का आपका आ जाएगा थर्ड ओविडक्ट, फर्स्ट का थर्ड, देखो 2 ऑप्शन में है ना, चलो इन दोनों में से बी और डी में है, इन दोनों में से पता चल जाएगा कौन सा वाला सही है। पहले का तो तीसरा है। सेकंड जो है हमारा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, और ये आपको पता ही है इसका यूट्रस है, यानी कि सेकंड। भाई ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला, ये देखो ना फर्स्ट पे रखा है, डी वाला ऑप्शन सही है। पहले का थर्ड था, बी का सेकंड है, बाकी एक बार फिर भी चेक कर लो, सी का हमारा जो है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है, ठीक है, सही है ये वाला। ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो मेंटेन करता है पॉस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी का, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन है? ये तो खैर आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता ही है कौन है। प्लांट हार्मोन जो कि ग्रेटर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, पीछे भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया हुआ है सेल डिवीजन से रिलेटेड, तो ये वाला ही होता है हमारा हार्मोन। अगला, कौन सा पेयर है बाइसेक्सुअल फ्लावर का इनमें से? आपकी बुक के ही चीज़ें हैं बेटा, ये हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अगला, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ स्टमक रिलीज, ये भी आपको पता है, इसमें हमारा आएगा म्यूकस और पेप्सिन। ये वाला थोड़ा सॉल्विंग वाला आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें वाटर और ग्लास का, ये दोनों दे रखा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें इतनी दे रखी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बतानी है आपको। चलो ठीक है, वाटर वाली आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो पता ही है, आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका 10 की पावर में आएगा। वैसे तो आपको बता दूं मैं, सी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर यही होगी ना, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, किसका हमें निकालना है? वाटर का निकालना है ना, 4/3 है। देखो यहाँ पर हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है, 4/3 आएगा यहाँ पर। वी निकालना है, आप सॉल्व तो कर दोगे आराम से, आप निकाल लोगे आंसर, पर ध्यान रखना है जो आंसर हमारा आएगा वो इन ऑप्शन में से किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा है। कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा आंसर 10 की पावर में आएगा और इनमें से देखो किसी में है नहीं, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप कोई भी टिक मार देते तो आपको सही मिलता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही थोड़ी सी गड़बड़ है, आप समझ गए। तो आप इसमें से अपना आंसर निकालना सॉल्व करके, बाकी इन ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर नहीं दे रखी, इसलिए, क्योंकि आंसर 10 की पावर में आएगा। 12th वाले पे आओ। 12th वाले में कह रहे हैं कि हमें बोल रहे हैं कि ऐसा कलर ऑफ लाइट जो मोस्ट स्कैटर करता है, खैर ये भी आपको पता ही है, ब्लू होता है। हमें इसमें बोल रहे हैं वायर ऑफ लेंथ L ग्रेजुअली स्ट्रेच सो दैट द लेंथ इंक्रीज टू 3L। पहले लेंथ L थी, फिर 3L बन गई। अगर एरिया पहले A था तो आपको पता है जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया डिक्रीज कर जाएगा। इसका रेजिस्टेंस R था, R डैश आपको निकालना है। तो R डैश, वैसे तो खैर R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A होता है, R डैश इज इक्वल टू
रो 3L अपॉन में A/3, R डैश इज इक्वल टू 9 रो L अपॉन में A, या फिर आप बोलो ये R है, तो आपका 9R आएगा इसका आंसर। ये रहा 9R आएगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है अबाउट अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पढ़ लो अच्छे से, वैसे खैर आप बता सकते हो बहुत आराम से, और सीधा देखते ही पता चल रही है डी वाली गलत है। इसमें बोला है ना इनसाइड में बोला हुआ है नॉर्थ पोल से साउथ, पता है तुम्हें इनसाइड में उल्टा होता है, तो ये गलत है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही ऑप्शन पढ़ने में, आप पढ़ लो अपना और डायरेक्ट आंसर ही हमें बताना है। अगला देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में बोल रहे हैं किस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड नहीं करती है? नंबर ऑफ टर्न्स इस पर तो करती है, नंबर ऑफ टर्न पे करती है, और किस पे डिपेंड नहीं करती? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पे भी तो करती है, मटेरियल पे भी करती है, रेडियस पे नहीं करती, मतलब कांटा नहीं, यही सही आपका ऑप्शन होगा, है ना। नॉट बोला है ना, नॉट, तो ये इस पे नहीं करती, रेडियस पे नहीं करती। अदर देन एबायोटिक कंपोनेंट, विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एक्वेरियम विद स्मॉल हार्बीवरस फिशेज एंड सस्टेन्ड सिस्टम? तो खैर आपको बाकी इसमें ऑप्शन बता रखे हैं, आप एक बार रीड कर लो इसको। हमें कह रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका आंसर आएगा? देखो ना यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल वाला तो नहीं आएगा। इसके बाद कंज्यूमर एज क्लाउन फिशेज एंड सी अर्चिन, बेटा ये डी वाला है इसका, ये नहीं आएगा। चलो असर्शन रीजन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, तो ये असर्शन ट्रू है कि नहीं है? बिल्कुल ट्रू है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर, ये गलत है, गलत है ना ये, तो आपका असर्शन तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है। इसका सी आ जाएगा ना आंसर, सी आ जाएगा इसका आंसर। हमारा एक्शन जो है राइटिंग या टॉकिंग, आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो मसल से कम्युनिकेट करता है। रीजन दे रखा है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फॉर्म अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप जल्दी से सोचो कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहली बात तो आप देखो कि क्या असर्शन ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल असर्शन बिल्कुल ट्रू है। क्या रीजन सही है कि नहीं है? ट्रू है। क्या पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की? नहीं, रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यानी कि बी वाला, बी आपका सही, बी आंसर है इसका। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, असर्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप सोच लो इसमें से कि दोनों सही है कि नहीं है। पहली बात तो ये सही है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका भी नहीं है, ठीक है। लास्ट, जूट बैग का यूज़ करना शॉपिंग के लिए रिड्यूस करता है पोल्यूशन को, सही बात है, ट्रू है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग में रीयूज एज, बिल्कुल सही है, यानी कि ए है इसका आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट बैलेंस इक्वेशन जो है हमारा, हम लोगों को देखना है एक्सोथर्मिक, जिसमें नेचुरल गैस बर्न हो रही है एयर में, नेचुरल गैस बर्न हो रही है एयर में। वैसे ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा आपको सेम ही दे रखा है, बस कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, वैसे तो आप ध्यान रखना। डी वाला ही तो सही है, देखो CH4 ऑक्सीजन से रिएक्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, वाटर भी बनेगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। ये वार्निंग साइन दे रखा है आपको, ठीक है, बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले कर रहा है बेस्ड ऑन द कंटेनर विच कंटेन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वाले से कुछ ना कुछ बता रखा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किससे रिलेटेड है, किसकी हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड है? ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव वाले से ही तो होगा बेटा। अगला, हमारी बॉडी की, ह्यूमन बींग कितने pH पे रेंज पे वर्क करता है? बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग कितने pH की रेंज के विद इन वर्क करता है? 7 to 7.8। एल्यूमिनियम पाउडर को यूज़ करते हैं इन थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज, वैसे तो आप जल्दी से पढ़ो, इसे पढ़ते हुए बताओ बेटा जल्दी से। देखो पहली बात तो पहला वाला तो गलती है, व्हेन इट इज़ हीटेड विद आयरन थर्ड ऑक्साइड मोल्टन आयरन इज ऑब्टेन, इसलिए तो यूज़ करते हैं, मोल्टन आयरन ऑब्टेन होता है ना, ठीक है। मेटल जिंक, दो मेटल हैं जिंक एंड टिन, उनको डिसॉल्व करा सेपरेटली इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन मोल्टन कॉपर टू ऑब्टेन टू डिफरेंट अलॉय नोन एज, तो दो डिफरेंट अलॉय मिलेंगे आपको, तो वो क्या क्या मिलेंगे? ब्रास और ब्रोंज मिलेंगे ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कौन करता है? आपको पता है वैसे तो, कह रही है गार्ड सेल से आता है, और उसमें भी ये आता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है इन गार्ड सेल, ठीक है। नेक्स्ट 7th वाला हमारा है, इसमें कह रहे हैं वन थिक ब्लड वेसल, बताइए आपको थिक ब्लड वेसल जो है, यहाँ पर कैपिलरी की बात कर रहे हैं। अब ये ए भी दे रखा है आपको, चोई मुई प्लांट के बारे में बता रखा है, या फिर आप बोलो टच मी नॉट प्लांट के बारे में बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि लीव्स फॉल हो जाती हैं किस वजह से? आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे चुकी हूँ मैं, आपको याद होना चाहिए। क्या ये हार्मोनल इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट है? इनमें से कोई इफेक्ट नहीं है, ये चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल होता है। ब्रायोफिल्म प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ब्रायोफिल्म जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? वेजिटेटिव बर्ड प्रोड्यूस इन दी नॉच ऑफ द लीफ, इसकी वजह से ही तो होता है, हमारी बुक में ही तो बता रखा है। चलो अगला, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन इज हाफ्ड, सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व, किसके अंदर ऑब्जर्व करते हो आप इस तरीके के सेल डिवीजन? ध्यान रखना, ये आपके ओवरी और टेस्टिस दोनों में देखा जाता है, ठीक है, सारी सेल्स में नहीं देखते। ये आपका मियोसिस माइटोसिस वाला कंसेप्ट आपने वैसे पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, तो उससे कनेक्टेड है ये। फिर से एब्सोल्यूट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड MCQ है, तो इसको आप एक बार खुद निकालो यार, इसको भी आप एक बार ट्राई करके बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे इसको।
अगला वाला कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, इस रियल इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमें, इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी एट 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकल लेंथ निकालना है। वैसे तो देखो ये कॉन्केव मिरर है ना, इसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही आएगी, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। बाकी बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं यहाँ पर, देखो आपको वैसे तो ध्यान रखना ए और बी में से कुछ होगा, क्योंकि नेगेटिव ही आएगा आंसर, क्योंकि ये आपका क्या है कॉन्केव मिरर है ना, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ध्यान से देखो, तुम्हें यू तो दे ही रखा है ना, ऑब्जेक्ट दे रखा 30 सेंटीमीटर माइनस, और इमेज भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू, ये हमारा मिरर है ना, 1/v प्लस 1/u। 1/f आपको नहीं पता, 1/60, 1/30, चलो बीच में से माइनस भी हटा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं ना इसको, ठीक है। 30 और 60 का अगर आप बोलो एलसीएम लो, 30 60, तो 31 टू 60 आ जाएगा ना, 61 माइनस 2 माइनस 1/60, और रियल इमेज थी ना माइनस माइनस, बेटा माइनस आएगा ना, रियल इमेज थी ना इसमें, इसलिए माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा 60/3 माइनस का 20 आएगा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है, बहुत जरूरी है। ये जो 30 है ये भी नेगेटिव आएगा, और इसने बोला है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये भी नेगेटिव आएगा आपका, माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस, तो ये -30, तो ये -20 आंसर आएगा इसका, जो कि आपका ऑप्शन है बी, ठीक है। वाला भी है दे रखा है आपको, एक बार आप इसको भी ट्राई करना, ये मतलब जितना हो सकता है आप इनको कोशिश करो, वो छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, उससे आप आराम से निकाल सकते हो इससे। ये वाला देखो, इस वाले में कह रहे हैं कि 4 आइडेंटिकल 12 ओम है आपके पास, कनेक्ट करा आपने सीरीज में, ठीक है। स्क्वायर ABCD दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन 1 to 2। देखो यहाँ से अगर आई करंट आया, आई करंट यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 में बढ़ गया, इसके अंदर भी I2 जा रहा है, इसके अंदर भी I2 जा रहा है, यहाँ से आकर फिर ये I बन जाता है। ध्यान से बस आपको ये समझना है, जहाँ करंट बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ जाता है वहाँ पैरेलल हो जाता है। ध्यान से देखो, I2 इधर भी, I2 इधर भी, I2 इधर भी है, यानी कि ये तीनों आपस में सीरीज में, जिनमें सेम करंट जाएगा वो सीरीज में है। तो इन तीनों को अगर आपने प्लस करा तो 24 36 बन गया ना। देखो ऐसे बन जाएगा, ये आपका एक 12 ओम है, ये वाला ऊपर वाला, ये इन तीनों को सॉल्व करके आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि आपका बन गया 36 ओम। ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल क्यों है, ध्यान से देखो ना, करंट भी तो डिफरेंट जा रहा है। अब आप इस पे वो कर दो, 1/RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/36 यानी कि 4/36, 36/4, ठीक है। 9 पे आ गया, 9 आ गया इसका आंसर, ठीक है। कर लेना इसको। आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कौन से हैं ग्रुप जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। DDT होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास भी होता ही है, पॉलिस्टर ये वाला है। अगले वाले में मेटल हाई अप इन दी रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, ये असर्शन है। और डिस्प्ले अगर रीजन दे रखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन मेटल, डिस्प्लेसमेंट को मेटल ऑब्टेन करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो ये ट्रू है कि नहीं है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही नहीं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ मैंगो ट्री। इसके बाद कह रहे हैं हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो आप बताओ कि क्या ये ए ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है। क्या रीजन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी इसका आंसर ए है। नाइक्रोम एक एलॉय है जिसको कॉमनली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि आयरन और टोस्टर में। रीजन में दे रखा रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम हाई होती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और इंक्रीज करता है उसका टेम्परेचर इससे। पहली बात तो आपको पता है कि ये असर्शन तो ट्रू है, पर क्या रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रू है, रीजन ट्रू नहीं है, सी हो जाएगा ना, सी वाला हो जाएगा ये। अगला देखो, एनिमल विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कोल एज फूड। उनको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी अगर उन्होंने कोल एज अ फूड खा लिया, ट्रू है ये तो। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड, हर एक पर्टिकुलर फूड के लिए उसी तरीके के एंजाइम चाहिए होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।